everyone, this is मुस्कान जैन and welcome back to your favorite channel Magnet Brains, जो आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर क्लास हर सब्जेक्ट के लिए क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको यहाँ कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता। कंप्लीटली फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो। आप कंप्लीट कोर्सेज तो यहाँ से अवेल कर ही सकते हो। साथ ही अवेलेबल है आपके लिए ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी, और आप अवेल कर सकते हो ई बुक्स एंड ई नोट्स को भी, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर हमारा चल रहा है, लास्ट चैप्टर। टॉपिक आज का है क्या? टॉपिक अगर देखा जाए तो लास्ट टॉपिक ही है इस चैप्टर का, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़े हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स, इनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स आज हमें पढ़ने हैं। ठीक है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ये आज पढ़ना है। इनके अंदर देखो, आपको पता है कि हमने 5 ग्रोथ रेगुलेटर्स पढ़े हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हमने 5 पढ़े हैं मेजर। कौन कौन से? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन, एब्सिसिक एसिड। तो आज आप पढ़ोगे क्या? आज आप पढ़ोगे सिर्फ ऑक्सिन और जिब्रेलिन। ठीक है, रिमेनिंग 3 को पढ़ेंगे हम पार्ट 2 में, इसीलिए आपको दिखाई दे रहा है आज पार्ट 1। आज सिर्फ हम ऑक्सिन और जिब्रेलिन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखने वाले हैं। फिर नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें आप बचे हुए तीनों के देखोगे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, और बस यही आपका लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। फिर हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। क्लियर है बात सभी को? चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास में सबसे पहले आपको क्या करना होता है? स्टार्टिंग में आपको करना होता है सेशन को लाइक, शेयर करना होता है अपने सारे ही दोस्तों के साथ, और करते रहना होता है अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं ऑक्सिन से। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हमें देखने हैं इन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के। स्टार्ट करेंगे हम ऑक्सिन से। ऑक्सिन क्या करता है? डिस्कवरी कैसे हुई थी? मैम, इसकी डिस्कवरी में कहीं ना कहीं रोल आया था किसका? कोलियोप्टाइल का। यस, ऑक्सिन की बात करते हैं। ऑक्सिन्स की बात करते हैं। चलो 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 जान दो। ऑक्सिन्स फ्रॉम ग्रीक ऑक्सीन। ऑक्सीन का मतलब होता है टू ग्रो। ऑक्सीन का मतलब होता है टू ग्रो, बढ़ना, आगे बढ़ना, ग्रो करना। ठीक है, तो ऑक्सिन्स वर्ड कहां से लिया गया? ऑक्सीन से, जिसका मतलब होता है ग्रो करना। दिस वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। है ह्यूमन यूरिन, सबसे पहले इसे ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया गया था। यूरिन में कौन सी ग्रोथ हो रही है? देखते हैं भाई, ये तो काफी शॉकिंग है, काफी डिफरेंट है ये तो। द टर्म ऑक्सिन इज अप्लाइड टू द इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA and to other natural and synthetic compounds having certain growth regulating properties। ठीक है, ऑक्सिन टर्म को किसके ऊपर अप्लाई किया जाता है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA, इसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। ये क्या करता है? द टर्म ऑक्सिन इज अप्लाइड टू द इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA एंड टू अदर नेचुरल एंड सिंथेटिक कंपाउंड्स जिनमें कुछ ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, एंड दे आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रोइंग एपिसेस ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू द रीजन्स ऑफ देयर एक्शन। जहां से ये अपने रीजन ऑफ एक्शन की तरफ माइग्रेट कर जाती हैं। मतलब समझ आया इस बात का? जनरली प्रोड्यूस होते हैं ग्रोइंग एपिसेस से, जैसे कि अगर एक स्टेम ग्रो कर रही है, ठीक है, तो इसका जो ये ग्रोइंग पार्ट है ना, यहां से प्रोड्यूस होते हैं। एक रूट ग्रो कर रही है, तो इसका ये जो ग्रोइंग पार्ट है ना, यहां से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ग्रोइंग पार्ट से जनरली प्रोड्यूस होते हैं ग्रोइंग एपिसेस से, स्टेम्स और रूट्स की, जहां से ये माइग्रेट कर जाते हैं अपने रीजन ऑफ एक्शन की तरफ, आगे माइग्रेट करते रहते हैं। ऑक्सिन्स लाइक IAA एंड इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड IBA। ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड IAA एंड इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड इज IBA। कभी भी कहीं पर भी कोई भी आपको MCQ दिख जाए, कुछ भी दिख जाए, भूलना नहीं है। IAA इज इंडोल एसिटिक एसिड एंड IBA इज इंडोल ब्यूटारिक एसिड। ठीक, IBA और ABA में कंफ्यूज नहीं होना कभी भी।
ABA जो है वो एक अलग ही प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की कहानी है एब्सिसिक एसिड की, ठीक है। IBA और ABA में कंफ्यूज नहीं होना है। ऑक्सिन्स लाइक IAA, IBA हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स, तो फिर इस तरीके से इन्हें प्लांट से आइसोलेट किया गया, ठीक है, इस तरीके से इन्हें प्लांट से आइसोलेट किया गया। NAA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, NAA naphthalene acetic acid and 2,4-D 2,4-dichlorophenoxyacetic are synthetic auxins। इन्हें बनाया गया है प्लांट से आइसोलेट किए जाने वाले और सिंथेसाइज किए जाने वाले, ठीक है। प्लांट से जिन्हें आइसोलेट किया है वो है IAA, IBA, और जिन्हें सिंथेसाइज किया गया है वो है NAA 2,4-D, ठीक है। ये क्या है, ये सिंथेसाइज किए हुए ऑक्सिन्स है। क्वेश्चन इससे आता है कौन सा ऑक्सिन आइसोलेट किया हुआ है, आइसोलेटेड है फ्रॉम प्लांट, और कौन सा सिंथेटिक है, मतलब सिंथेसाइज किया गया है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। आपके पास आइसोलेटेड का एग्जाम्पल कौन से हैं, IAA, IBA। आपके पास सिंथेटिक के एग्जाम्पल कौन से हैं, NAA 2,4-D, ठीक है, NAA 2,4-D। इस तरीके से आपके पास एग्जाम्पल्स दोनों के हैं, प्लांट से आइसोलेट किए जाने वाले के भी और सिंथेसाइज किए जाने वाले के भी, ठीक है। आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स और सिंथेसाइज्ड इन all these auxins have been used extensively in agriculture and horticultural practices। कहाँ यूज करते हैं इन सारे ऑक्सिन्स को, ये सारे ही ऑक्सिन्स को एग्रीकल्चरल हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस में यूज किया जाता है, ठीक है। खेती किसानी की सारी प्रैक्टिसेस में इनको यूज किया जाता है। प्लांट ग्रोथ करानी है ना, जरूरत तो पड़ेगी। क्या करते हैं फिर ये वहां पर, दे हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग्स एंड एप्लीकेशन वाइडली यूज्ड फॉर प्लांट प्रोपगेशन, ठीक है। यहां पर ये क्या करते हैं, स्टेम कटिंग्स में रूटिंग को, स्टेम को अगर हमने कहीं से भी कट कर लिया है तो उसमें क्या करेंगे, रूट्स को डेवलप करा देंगे, उसकी फर्दर ग्रोथ करा देंगे ताकि वो वहीं से कंप्लीट हो जाए, जहां से कट हुआ है वहां से उसका एंड जो है वो कंप्लीट पार्ट्स में कवर अप हो जाए। इस एप्लीकेशन को प्लांट प्रोपगेशन में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है कि एक प्लांट है और उसको हम चाहते हैं कि उसे फैलाए, हर जगह लगा दें, तो आपने इसकी किसी स्टेम को कट करके और यहाँ लगा दिया तो उसमें से रूट को अराइज करने में ऑक्सिन हेल्प करेगा। तो इस तरीके से प्लांट प्रोपगेशन में ये बहुत हेल्प प्रोवाइड करता है, ठीक है। स्टेम कटिंग्स में रूटिंग इनिशिएट करता है, प्लांट से आइसोलेट किए हुए ऑक्सिन्स भी होते हैं और सिंथेसाइज किए हुए ऑक्सिन्स भी होते हैं। आइसोलेट किए हुए के एग्जाम्पल आपने दो पढ़े हैं, IAA और IBA, इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, और सिंथेसाइज किए जाने वाले भी आपने दो पढ़े हैं, NAA और 2,4-D, ठीक है। इस तरीके से हमने ऑक्सिन्स को पढ़ा। फंक्शन और देख लेते हैं इनका, ये क्या करते हैं, दे प्रमोट फ्लावरिंग, एग्जाम्पल इन पाइनएप्पल्स, ठीक है। ये फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं जैसे कि पाइनएप्पल्स में करते हैं। ये क्या करते हैं, फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं जैसे कि पाइनएप्पल्स में करते हैं। ऑक्सिन्स प्रमोट फ्लावरिंग, एग्जाम्पल इन पाइनएप्पल्स। दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस, ठीक है। कोई भी फ्रूट, कोई भी लीफ अर्ली स्टेज पर प्लांट से ना गिर जाए, क्योंकि प्लांट से अगर अर्ली स्टेज पे गिर गया तो आगे जाके मेच्योर होगा नहीं, मेच्योर और कंप्लीटली राइप नहीं होगा तो यूजलेस हो जाएगा, वो हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए कंप्लीटली यूजफुल क्रॉप। तो क्या करेंगे, इमेच्योर जो ड्रॉप होता है, ठीक है, टाइम से पहले वाला जो ड्रॉप होता है किसी भी फ्रूट का, किसी भी फ्लावर का, तो उस ड्रॉप को ये रोकता है, ठीक है। they help to prevent fruit and leaf drop at early stages। fruit and leaf को early stages पे गिरने से ये रोकता है। but promote the abscission of older mature leaves and fruits, ठीक है। लेकिन ये older mature leaves and fruits के abscission को प्रमोट करता है कि बस अब आप ओल्ड हो गए, मेच्योर हो गए, जाओ गिर जाओ, आपकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो
आप समझो ना यार कि ऑक्सिन दोनों काम कर रहा है। जो इमेच्योर है, जिसको अभी इमेच्योर होने की जरूरत है, उसे गिरने से रोक रहा है, लेकिन जो कंप्लीटली मैच्योर हो चुका है, ओल्ड हो चुका है, उसे गिरने की ही जरूरत है, उसे गिराने की जरूरत है प्लांट से, तो उसे गिरा भी रहा है। गिरने से बचाना और गिराना दोनों काम कर रहा है ऑक्सिन, ठीक है। In most higher plants, the growing apical bud inhibits the growth of the lateral axillary buds, a phenomena called apical dominance. वो phenomena जिसे apical dominance कहते हैं। ज्यादातर higher plants में जो growing apical bud होता है, ये inhibit करता है lateral axillary bud की growth को। इसी को apical dominance कहते हैं। एक्सिलरी को ग्रो नहीं करने देंगे, हम सिर्फ एपिकल को ग्रो करने देंगे। तो एपिकल वाला क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है कि मैं किसी और को ग्रो करने ही नहीं दूंगा, करके दिखाओ कोई ग्रोथ, ठीक है, सिर्फ एपिकल वाला ग्रो करेगा। इसे कहते हैं एपिकल डोमिनेंस, के डोमिनेट कर रहा है, ये एक्सिलरी ग्रोथ नहीं होने दे रहा है, सिर्फ एपिकल ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। ये क्या कहलाएगा, एपिकल डोमिनेंस कहलाएगा। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या बताना है मैम, जल्दी कमेंट करो। इतनी बात समझ में आई, हमने ऑक्सिन्स के बारे में देखा, हमने उनका फंक्शन देखा, क्या इतनी बात समझ में आई? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो भाई, इतना टाइम नहीं देना है मुझे। रिमूवल ऑफ शूट टिप्स मतलब डीकैपिटेशन यूजुअली रिजल्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स। अगर आप शूट टिप्स को, ठीक है, अगर आप शूट टिप्स को रिमूव कर देते हो तो इसकी वजह से क्या होगा, लेटरल बर्ड्स ग्रो करने लगते हैं। लेटरल बर्ड्स ग्रो करने लगते हैं अगर आप शूट टिप को क्या कर दो। देखो शूट टिप ऐसी दिख रही होती है, यहाँ ये जो शूट टिप है ना, ये इसको जूम करके देखोगे तो ऐसी दिख रही है। ये अगला जो ब्रांचेस है ना उनको निकालने वाली थी, ऐसे ऐसे अल्टरनेट ब्रांचेस को ये निकालने वाली थी और भी ज्यादा, लेकिन आपने शूट टिप को ही अगर तोड़ दिया तो क्या होगा, दिस रिजल्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स, कि सिर्फ ये जो लेटरल बर्ड्स है ना फिर ये अराइज होने लग जाएंगे, यहां से ग्रोथ होगी, ठीक है। अगर आप शूट टिप को रिमूव कर देते हो तो लेटरल बर्ड्स जो है वो ग्रो करने लग जाएंगे। इट इज वाइडली अप्लाइड इन टी प्लांटेशंस, हेज मेकिंग, ठीक है। इसे टी प्लांटेशंस में सबसे ज्यादा इस एप्लीकेशन को यूज किया जाता है इस तरीके से कि आपने इसकी क्या किया है, इसकी आपने टिप को रिमूव कर दिया है, इसलिए अब इसमें से लेटरल बर्ड अराइज हो रहे हैं। देखो यहाँ से अराइज हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, ठीक है। इसे ट्री प्लांटेशन में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है कि स्टेम टिप को रिमूव कर देते हैं, ठीक। ऑक्सिन्स ऑल्सो इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, एग्जाम्पल इन टोमेटोज। ऑक्सिन्स जो है कुछ वेराइटीज में जैसे कि टोमेटोज में पार्थेनोकार्पी को भी इंड्यूस करते हैं। पार्थेनोकार्पी आपको पता है पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन ही ना हो और अंदर ओवरी जो है वो क्या कर दे, फ्रूट को बना दे। दिस इज कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पी, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम, इसे पार्थेनोकार्पी कहते हैं। क्लियर है इतनी बात। ऑक्सिन्स ऑल्सो इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, एग्जाम्पल इन टोमेटोज, जैसे कि टोमेटोज में करते हैं ऑक्सिन्स, ठीक है। They are widely used as herbicides also। पहले इतना बताओ मुझे, ये समझ में आया ये नहीं, फिर पढ़ते हैं आगे। ऑक्सिन्स की कहानी आगे पढ़ते हैं, पहले मुझे बताओ इतना समझ आया है नहीं। अभी तक आपने देखा कि ऑक्सिन्स क्या करते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल हैं, ठीक है, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। नेचुरली प्लांट से आइसोलेट किए जाने वाले कौन से हैं, सिंथेसाइज किए जाने वाले कौन से हैं, और कुछ फंक्शंस भी आपने देख लिए हैं, कुछ और बाकी हैं, देखते हैं। पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ रहा है या नहीं। फटाफट से कमेंट करो, सभी के कमेंट चाहिए, जल्दी से बताओ इतना समझ में आ रहा है या नहीं। चलो स्टार्ट करें आगे। कुछ नहीं बचा है अब इसमें, सिर्फ यही बचा है कि कहाँ यूज हो रहे हैं, ठीक है। देखो क्या क्या देखा हमने अभी तक। ऑक्सिन्स क्या करते हैं, पार्थेनोकार्पी को भी इंड्यूस करते हैं। पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन या फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ऐसा सीड के केस में पढ़ा था, वहां क्या कहा था, उसे कहा था एपोमिक्सिस। प्रोडक्शन या फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज एपोमिक्सिस, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या कहा है, ऑक्सिन्स ऑल्सो इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, एग्जाम्पल इन टोमेटोज, जैसे टोमेटो में होता है। वाइडली इन्हें हर्बिसाइड की तरह यूज किया जाता है। 2,4-D को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है एक डाइकोटिलिडनस वीड को मारने के लिए, टू किल इट।
डज नॉट अफेक्ट मेच्योर मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स, और ये मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स, मेच्योर मोनोकोटिलिडनस प्लांट को अफेक्ट नहीं करता। इट इज यूज टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स बाय गार्डनर्स, ठीक है, गार्डनर्स को जो इतने सुंदर सुंदर लॉन्स मेंटेन करते हैं ना, वो लोग कैसे करते हैं, उसमें कोई भी ऐसा अनवांटेड प्लांट क्यों नहीं दिखता, क्योंकि वो इन्हें यूज करते हैं, ठीक है। वीड्स, वीड्स क्या है, वीड्स अनवांटेड प्लांट्स ही होते हैं, तो अनवांटेड प्लांट्स को वीड फ्री लॉन्स बनाने के लिए गार्डनर्स यूज करते हैं, ठीक है। किसे, इन सबको, ऑक्सिन्स को, दे आर यूज टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स बाय गार्डनर्स, गार्डनर्स इन्हें अच्छे से, सुंदर से, बढ़िया बढ़िया से वीड फ्री लॉन्स बनाने के लिए यूज करते हैं। Auxins also controls xylem differentiation and helps in cell division. Auxins xylem differentiation को भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। Auxins also controls Auxins जो है वो xylem differentiation को भी कंट्रोल करते हैं and helps in cell division, और सेल डिविजन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये हुए इनके यूजेस, हेल्प्स और बेनिफिट्स, ठीक है। ऑक्सिन्स की कहानी यहाँ पर खत्म होती है। शुरू करते हैं अब हम कहानी जिब्रेलिन्स की। आज मैंने आपसे कहा था कि हम बस ये 2 ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आपका, लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, लास्ट लेक्चर पूरे सेशन का तो नहीं कहेंगे, ठीक है, सिलेबस का लास्ट लेक्चर होगा इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन पर। हाँ, इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा कल, जिसमें फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स आप देखोगे किसके, ऑक्सिन जिब्रेलिन आज देख चुके हो पार्ट 1 में। सेकंड में देखोगे आप क्या क्या, आप देखोगे इथिलीन, एब्सिसिक एसिड, और एक क्या रह गया आपका, इथिलीन, साइटोकाइनिन, ठीक है, 3 चीजें। चलो तो आप स्टार्ट करते हैं अपन जिब्रेलिन से। जिब्रेलिन्स आर अनदर काइंड ऑफ प्रोमोटरी पीजीआर। प्रोमोटरी का मतलब क्या है, जो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स थे, याद है ना, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स थे, तो ये क्या है, अनदर काइंड ऑफ प्रोमोटरी पीजीआर। ये क्या है, अनदर काइंड ऑफ प्रोमोटरी पीजीआर। चलो आगे बढ़ते हैं। There are more than 100 gibberellins reported from widely different organisms such as fungi and higher plants. ठीक है, fungi, higher plants से, अलग अलग organism से कम 100 gibberellins को रिपोर्ट किया गया है, ठीक है, more than 100। जिब्रेलिन्स की कहानी में अगर हम बात करें तो वी हैव मोर देन 100 जिब्रेलिन्स विच आर रिपोर्टेड फ्रॉम वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स सच एज फंजाई, सच एज हायर प्लांट्स। दे आर डिनोटेड एज GA1, ठीक है, GA1, GA2, GA3 एंड सो ऑन। इस तरीके से इन्हें डिनोट करते हैं, इनका नंबरिंग प्रोवाइड करते हैं। सी, अब ये GA1, 2, 3, GA क्यों कह रहे हैं हम उसे, क्योंकि वो क्या है, जिब्रेलिक एसिड, ठीक। अच्छा, इसके बारे में देखते हैं। However, जिब्रेलिक एसिड GA3, ठीक है, जिब्रेलिक एसिड GA3 जो है उससे सबसे पहला, ठीक है, इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट जिब्रेलिन्स टू बी डिस्कवर्ड। डिस्कवर किया जाने वाला सबसे पहला जिब्रेलिक एसिड है, सबसे पहला जिब्रेलिन है GA3, ठीक है। और ये कैसा रहता है, मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड फॉर्म है, सबसे ज्यादा इसी फॉर्म में जिब्रेलिक एसिड थर्ड वाला, ठीक है, जिब्रेलिन्स को सबसे ज्यादा इसी फॉर्म में स्टडी किया गया है। सारे के सारे जिब्रेलिक एसिड्स की हम बात करें, सारे के सारे जिब्रेलिन्स की हम बात करें तो वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं सारे के सारे। They produce a wide range of physiological responses. Plants में ये कई सारे physiological responses को generate करवाते हैं, ठीक है, कई सारे physiological response generate करवाते हैं ये plant body के अंदर होते हैं, सारे के सारे, all are acidic, ठीक है, all are acidic। प्लांट्स में कई सारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट करवाते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा स्टडीड फॉर्म है, इंटेंसिवली स्टडीड फॉर्म है ये, ठीक है, जिब्रेलिक एसिड GA3, ठीक है ना, क्लियर है इतनी बात। देखो इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा नहीं पता चलने वाला है, ऑक्सिन्स के अंदर, जिब्रेलिन के अंदर बहुत ज्यादा कोई ऐसे मतलब सब टॉपिक, फिर उसके अंदर सब टॉपिक, ऐसी ब्रांचेस नहीं निकलने वाली हैं। सिर्फ आपको एक होता है किसी चीज को एक
सरफेस लेवल पर पढ़ना, जिससे आपको कुछ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बस पता चल जाएं कि अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा होता है। और एक होता है किसी चीज को इन डेप्थ पढ़ना। तो यहाँ पर इस चीज की बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं दी हुई है एनसीईआरटी में, आपको सिर्फ सरफेस लेवल पर समझना है कि जिब्रेलिन्स क्या है, ऑक्सिन्स क्या है, और नेक्स्ट जो 3 हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वहां पर भी वैसे ही पढ़ना है। ठीक है, तो देखो देयर एबिलिटी, अभी आपने क्या देख लिया कि भाई एसिटिक हैं, क्या फंक्शन करते हैं, ठीक है, और अब आपको देखना है कि ये क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, बस इतना ही देखना है। इसके अलावा कोई नया एस्पेक्ट नहीं निकल कर आएगा, आप नोटिस करना लास्ट तक। देयर एबिलिटी टू कॉज एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्सिस, ठीक है, ये क्या करते हैं, लेंथ को इंक्रीज करवाते हैं, यही कहा था ना मैंने। ठीक है, क्या करते हैं, ये लेंथ को इंक्रीज करवाते हैं। तो देयर एबिलिटी टू कॉज एन इंक्रीज इन लेंथ, इनकी वजह से क्या आएगा, लेंथ में इंक्रीज आएगा। तो देयर एबिलिटी टू कॉज एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्सिस इज यूज्ड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप्स स्टॉक्स। ठीक है, जैसे अगर हम ग्रेप प्लांट का एग्जांपल लें, ग्रेप प्लांट का अगर एग्जांपल लेते हैं तो ग्रेप प्लांट में उसकी जो स्टॉक होती है, ठीक है, उसकी स्टॉक को पूरी को क्या करते हैं, ये लेंथ में इंक्रीज करवाते हैं। जितनी ज्यादा लंबी स्टॉक होगी उतने ज्यादा फर्दर उसमें से क्या निकलेंगे, गुच्छे निकलेंगे, और उसमें उतने ही ज्यादा अंगूर होंगे। सिंपल है, राइट। तो ये क्या करते हैं, ग्रेप प्लांट का अगर हम एग्जांपल ले लें तो ग्रेप प्लांट में ये क्या करते हैं, उसकी स्टॉक की लेंथ को इंक्रीज करवाते हैं। इनका फंक्शन ही है, ये रिस्पॉन्सिबल ही है क्या करवाने में, इंक्रीज इन लेंथ को कॉज करने में। ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया हमने ग्रेप का, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम जैसे कि किसी दूसरे फ्रूट का अगर एग्जाम्पल ले हम, तो जिब्रेलिन्स उसमें क्या करते हैं, जैसे कि एप्पल, इसमें ये क्या करेगा, एप्पल को इलोंगेट कराएगा। ठीक है, मतलब उसको उसके साइज में ग्रोथ देना। ठीक है, लेंथ वाइज, इलोंगेशन वाइज। तो नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने एप्पल का है। जिब्रेलिन्स क्या करते हैं, एप्पल जैसे फ्रूट्स को इलोंगेट करवाते हैं, ग्रेप में उसकी स्टॉक की लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं, उनके शेप्स को इंप्रूव करते हैं। दे ऑल्सो डिले सीनेसेंस, ठीक है, ये इमेच्योर फ्रूट को फॉल होने से, इन सब चीजों से बचाएंगे। एंड द फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री लॉन्गर, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्रूट जो है वो ट्री पर ज्यादा समय तक रहेगा। ज्यादा समय तक अगर फ्रूट ट्री पर रहेगा तो वो फुल्ली मैच्योर होगा, कंप्लीटली राइपन्ड होगा, और इसकी वजह से, ठीक है, एंड एक्सटेंड द मार्केट पीरियड। GA3 is used to speed up the melting process in brewing industries. ब्रूइंग इंडस्ट्रीज में भी ये मेल्टिंग प्रोसेस को क्या कर देता है, स्पीड अप कर देता है जिब्रेलिन्स। ठीक है, ब्रूइंग इंडस्ट्रीज में ये मेल्टिंग प्रोसेस को भी क्या करते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। यहां पर भी रोल GA3 का ही बताया है। ठीक है, इसके अलावा और ये क्या क्या करता है, किस तरीके से प्लांट में ग्रोथ करवाता है। शुगर केन का अगर हम एग्जाम्पल लें, ग्रेप की हमने बात कर ली कि इसमें स्टॉक को इंक्रीज कर रहा है, एप्पल की हमने बात कर ली कि मैम इसमें ये उसको इलोंगेट कर रहा है, उसके शेप को इंप्रूव कर रहा है। शुगर केन में ये क्या करेगा, ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात हो गई मैम, इंक्रीज इन लेंथ को कॉज करना, यही जिब्रेलिन्स का काम है। और शुगर केन की अगर हम बात करें तो जितनी ज्यादा, ठीक है, शुगर केन की अगर हम बात करें, जितनी ज्यादा उसकी लेंथ होगी उतना ही ज्यादा उसके अंदर क्या होगा, उतना ही ज्यादा उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होगा, उतना ही ज्यादा उसमें शुगर्स होंगे। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरऑल पूरी की पूरी यील्ड इंक्रीज होगी ना। अगर गन्ना इतना बड़ा है तो उसमें से जितना शुगर निकलना है, और गन्ना अगर उससे डबल है तो उसमें से जो शुगर निकल रहा है वो डबल हो जाएगा, डबल होगा ना। तो यील्ड जो है वो कितनी ज्यादा इंक्रीज हो सकती है अगर शुगर केन क्रॉप में जिब्रेलिन्स को यूज कर लिया जाए। बस यही तो बात है। सी, तो शुगर केन क्या करता है, जितना ज्यादा, ठीक है, जितनी उसकी पूरी उसकी लेंथ के स्टेम्स के अलोंग वो क्या करता है, शुगर को स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। तो अगर शुगर केन क्रॉप पे आप जिब्रेलिन्स को स्प्रे कर देते हो, अगर शुगर केन क्रॉप में आप जिब्रेलिन्स को स्प्रे कर देते हो तो इससे क्या होगा, स्टेम की लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, thus increasing the yield by as much as 20 टन्स पर एकड़, जिसकी वजह से उसकी यील्ड जो है वो ऑलमोस्ट 20 टन्स पर एकड़ इंक्रीज हो जाएगी। नॉर्मली जितनी होनी थी, आपने जिब्रेलिन्स को स्प्रे किया तो लेंथ और बढ़ी, लेंथ और बढ़ी तो शुगर कंटेंट और बढ़ा, शुगर कंटेंट और बढ़ा तो यील्ड ओवरऑल अगर पर एकड़ देखा जाए तो 20 टन बढ़ रही है। आप समझ रहे हो, छोटा मोटा इंक्रीज नहीं है ये छोटा मोटा इंक्रीज नहीं है। तो इस तरह से
जिब्रेलिन्स हेल्पफुल साबित होते हैं क्रॉप्स के लिए। ठीक है, समझ आई बात? क्रॉप्स को इम्प्रूव कराने के लिए, उनकी यील्ड बढ़ाने के लिए, उनकी क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए। ठीक, स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर्स विद जीएस, अगर जिब्रेलिक एसिड्स को हम जुवेनाइल कॉनिफर्स पर स्प्रे करते हैं तो दिस विल हैसन द मैच्योरिटी पीरियड, दस लीडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। जो मैच्योरिटी पीरियड है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी वो मैच्योर होगा, उसकी ग्रोथ जल्दी जल्दी हो जाएगी, और मैच्योरिटी पीरियड अगर उसका रिड्यूस हुआ तो सीड प्रोडक्शन जल्दी होने लगेगा। तो बस जो जुवेनाइल कॉनिफर्स हैं अगर उनमें जिब्रेलिक एसिड्स को स्प्रे कर दिया जाए तो इनका मैच्योरिटी पीरियड हो जाएगा रिड्यूस होगा तो सीड मिलेगा जल्दी, सीड प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, अर्ली हो जाएगा। जिब्रेलिन्स ऑल्सो प्रोमोट्स बॉल्टिंग, ये बॉल्टिंग को भी प्रमोट करते हैं। बॉल्टिंग क्या है, कुछ नहीं, जो आपको पता है ना स्टेम में क्या होते हैं, नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। अरे भाई क्या है, देखो फॉर एग्जाम्पल ये स्टेम है, इसमें क्या होंगे, इसमें होते हैं कुछ नोड्स, इसमें होते हैं कुछ नोड्स, जैसे यहाँ से ये नोड है, यहाँ से ये नोड है, यहाँ से और इसकी ब्रांच अराइज होगी, ये नोड है, यहाँ से इसकी ब्रांच अराइज होगी, ऐसे इसमें नोड्स होते हैं। ठीक है, ऐसे इसमें नोड्स होते हैं, और नोड्स के पास, नोड्स, दो नोड्स के बीच में, ठीक है, दो नोड्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे आप क्या कहते हो, इंटरनोड कहते हो। ये क्या हो गए, इंटरनोड। ठीक है, तो यहां पर ये क्या करेगा, इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग, फ्लावरिंग के थोड़ा ही पहले ये क्या कर देंगे, इंटरनोड्स को इलोंगेट कर देंगे। ठीक है, फ्लावरिंग के थोड़ा पहले ये इंटरनोड्स को इलोंगेट कर देते हैं, इसी प्रोसेस को बॉल्टिंग कहा गया है। जिब्रेलिन्स इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं, क्योंकि आप समझो ना किसी भी चीज को इलोंगेट करने के लिए उसकी लेंथ को और बढ़ाना पड़ेगा, और लेंथ में इंक्रीज लाने के लिए तो हम पढ़ ही रहे ना कि जिब्रेलिन्स रिस्पॉन्सिबल है। तो लेंथ में इंक्रीज लाने के लिए चाहे वो इंटरनोड्स की हो चाहे वो ओवरऑल स्टेम की हो, तो इस इंक्रीज को, ठीक है, इंटरनोड्स को क्या करना, इलोंगेट करा देना, इस चीज में भी जिब्रेलिन्स सपोर्ट करते हैं, और इस प्रोसेस को, इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड को कहते हो आप बॉल्टिंग। ठीक है, किस किस में एग्जाम्पल क्या है, बीट, कैबेजेस एंड मेनी प्लांट्स विद रोजेट हैबिटेट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, ऑक्सिन्स एंड जिब्रेलिन्स के बारे में पढ़ा, राइट। बचा क्या है, एथिलीन बचा है, एब्सिसिक एसिड बचा है, साइटोकाइनिन्स बचे हैं। इनके बारे में हमें पढ़ना है कब, नेक्स्ट लेक्चर में, जो होगा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पार्ट 2। ठीक है, इसके अंदर इसे हम कंप्लीट कर लेंगे, और ये लास्ट लेक्चर भी होने वाला है। इसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस होने वाले हैं, सिलेबस डन होने वाला है। अगर आपका सिलेबस मेरे साथ नहीं चल रहा है, आपने बीच में कोई भी लेक्चर कुछ भी स्किप कर दिया है, तो अभी भी वक्त है मेरे साथ साथ सिलेबस को कंप्लीट करना है, ताकि क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी हम साथ साथ कर सके। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, मुस्कान मैम के रिकॉर्डेड लेक्चर्स की प्लेलिस्ट को खोलना है, और सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे विद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ओके, आपको पता ही है कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर क्लास हर सब्जेक्ट के लिए क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे के सारे कंप्लीट एक्सप्लेनेशंस तो आपको मिलते ही हैं, साथ ही मिलते हैं ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी। और अगर आपने अभी तक अवेल नहीं किया है ई बुक्स एंड ई नोट्स को, तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप फटाफट से जाके अवेल कर सकते हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, करेंगे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स पार्ट 2। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।